हेलो साथियों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है मॉडर्न हिस्ट्री के सेकंड लेक्चर में, जिसमें हम लोग का टॉपिक है लिस्ट ऑफ गवर्नर्स, गवर्नर जनरल्स, वायसरॉय ऑफ इंडिया। दोस्तों, इसका एक वीडियो मैंने आपको दे दिया है, प्रोवाइड कर दिया है, और उम्मीद करता हूँ आप लोग पहले उसको देख लिए होंगे और उसके बाद ही आप इस सेकंड सेशन को देखने आए हैं। तो लास्ट वाले सेशन में मेरे प्यारे साथियों, हमने बात की थी हमारे तीन गवर्नर के बारे में, जो कि बंगाल के थे। यानी हमने सबसे पहले किसकी किसकी बात कर ली थी, एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता। तो सबसे पहले हमने बात की थी लॉर्ड क्लाइव, याद है क्या? लॉर्ड क्लाइव का। इनका टाइम पीरियड भी हमें याद करना है। 1757 से लेके ये ओवरऑल 60 तक यहाँ रहे, फिर 65 से 67 तक रहते हैं। दूसरे नंबर पे हमने वॉरेन हेस्टिंग्स की बात की थी। इनका टाइम पीरियड 1772 से लेके 1785 तक रहता है, ये भी आपको याद होगा। तीसरे नंबर पर हमने लॉर्ड कॉर्नवालिस महोदय को देखा, जो 1785 से लेके 1793 तक थे। ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा है सर जॉन शोर के बारे में, और जो कि 1793 से लेके 98 तक रहे। उसके बाद एक और आदमी है, बीच में और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको इनके बारे में बता रहा हूं। अब बात करते हैं जॉन सोर के बाद जो इंपॉर्टेंट आते हैं, उनका नाम है लॉर्ड वेलेजली। क्या नाम है इनका? लॉर्ड वेलेजली नाम है इनका। टाइम पीरियड बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। ये है 1798 से लेके 1805 तक, 1805 तक। ठीक है। बहुत सारी घटनाएं दुर्घटनाएं हुई, रेगुलेटिंग एक्ट आया और सुप्रीम कोर्ट बन गया। बंगाल का गवर्नर था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया वॉरेन हेस्टिंग्स को। वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में पिट्स इंडिया एक्ट आया। पिट्स इंडिया एक्ट को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स था, जिसके कारण बस वॉरेन हेस्टिंग्स के अगेंस्ट लंदन में इम्पीचमेंट लेके आया गया। अब ये सारी चीजें हमने लास्ट वाले सेशन में पढ़ी थी और समझा भी था। इसी बीच में हमने देखा था कि नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी, यानी अहस्तक्षेप की नीति लेके सर जॉन सो आए, उन्हीं के बारे में। और उन्हीं के समय में एक बैटल हुआ, बैटल ऑफ खारदा का, जो 1795 के बीच में हुआ था। और बैटल ऑफ खारदा की लड़ाई मराठाओं के बीच और निजाम के बीच हुई। अब हम बात कर रहे हैं लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली खुद को कहता था लॉयन ऑफ बंगाल। लॉर्ड वेलेस्ली खुद को क्या कहता था दोस्त? लॉर्ड वेलेस्ली कॉल्ड हिमसेल्फ लॉयन ऑफ बंगाल। ये बंगाल का शेर खुद को कहता था। चौथी और आखिरी एंग्लो मैसूर वॉर, अंग्रेज और मैसूर का चौथा लड़ाई और अंतिम लड़ाई लड़ा गया 1799 में, जिसमें इसी समय पे टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और ये ट्रीटी के द्वारा इस युद्ध को समाप्त कर दिया जाए। मेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लॉर्ड वेलेस्ली इंट्रोड्यूस्ड सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस को हिंदी में बोलते हैं सहायक संधि। ठीक है। सहायक संधि बोलते हैं, हालांकि ये बहुत खतरनाक टाइप की संधि है। तो आइए आपको समझाते हैं इस संधि के बारे में। ये संधि है क्या, समझिएगा ध्यान से। जैसे बहुत सारे राज इलाके हैं, राजघराने हैं, बहुत सारे राजा हैं, अलग अलग टेरिटरी है। जैसे अवध है, सतारा है, जौनपुर है, जोधपुर है, पटना है, गया है, बिहार है, टिहरी है, अयोध्या है, काशी है। ऐसे बहुत सारे राजा हैं, हर जगह पे राजा राज कर रहे हैं। अब लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या काम किया, इन सभी राजाओं से सब्सिडरी अलायंस पे क्या किया, हस्ताक्षर करवाया। सब्सिडरी अलायंस पे क्या करवाया, हस्ताक्षर करवाया। अब समझिएगा ध्यान से मेरी बात कि सब्सिडरी अलायंस पे हस्ताक्षर करने के क्या परिणाम आते हैं। स्पेशली यहाँ पे जो डोमिनेंट कर रहा था, डोमिनेंस था, जिसका प्रबुल प्रभुता थी, जो पावरफुल था, वो ब्रिटिशर्स हो चुके थे।
तो ब्रिटिशर्स की बात ना माने इनके पास बहुत ज्यादा चारा नहीं था। तो सब्सिडरी अलायंस में जस्ट इमेजिन कि एक जौनपुर का राजा साइन कर रहा है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के, जौनपुर का राजा अगर साइन कर रहा है तो जौनपुर के राजा के टेरिटरी में अंग्रेजों की सेना तैनात कर दी जाएगी। ठीक, पहली बात, ये पहली बात है, अंग्रेजों की सेना यहाँ पे, आर्मी यहाँ पे तैनात कर दी जाएगी, और इस आर्मी का जो सैलरी है वो यहाँ का राजा देगा, जौनपुर का राजा देगा। दूसरी बात, तीसरी बात कि अगर ये सैलरी देने में इनकी चूक करते हैं या नहीं दे पाते हैं तो जौनपुर के राजा का कोई भी इलाका अंग्रेज कब्जा कर लेंगे उसके ऊपर। तीसरी बात होगी। चौथी बात यहां पे है कि ये राजा, इन राजा के आंतरिक मामलों के ऊपर अंग्रेज हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन ये सिर्फ कही कहाई बात थी, वो बहुत हस्तक्षेप करते थे। पांचवी बात इसकी क्या है कि ये जौनपुर का राजा जो सब्सिडरी अलायंस कर लिया है वो किसी और राजा से किसी भी प्रकार का कोई अलायंस नहीं कर सकता, किसी दूसरे देश के राजा से भी कोई अलायंस नहीं कर सकता है। अगर इसे अपने राजपाट में, अब समझ लीजिए कि ये क्या बन चुका है, ये एक पपेट बन चुका है। ठीक है, यही बाद में क्या कहलाता है, यही सब बाद में प्रिंसली स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, देसी रियासत का यही सब छोटे छोटे राजा क्या हो जाते हैं, पार्ट बनते हैं आगे। तो आई होप कि सहायक संधि कौन शुरू किया है, लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू किया है मेरे प्यारे साथियों, और इसका मतलब क्या होता है ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, पहली पहली बार ये जो सब्सिडरी अलायंस है इसका यूज, फर्स्ट यूज ऑफ दिस अलायंस वाज डन बाय फ्रेंच गवर्नर डुप्ले। किसने सबसे पहले इस सहायक संधि का इस्तेमाल किया था, तो फ्रांस के राज्यपाल डुप्ले ने शुरू किया। इन्हीं के शासन काल में लॉर्ड वेलेस्ली के ही टाइम में सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, और टाइम पीरियड इसका 1803 से लेके 1805 के बीच में। ये जो 2 साल 3 साल लड़ाइयां चल रही हैं तो ये पांच में क्या हो जाती हैं, ट्रिटी हो जाती है, एक संधि हो जाती है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं या फिर आगे भी पढ़ेंगे भी। He established फोर्ट विलियम कॉलेज इन बंगाल। लॉर्ड वेलेस्ली महोदय ने बंगाल में क्या काम किया है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करवाई है। कहां पे, बंगाल में, और बंगाल के किस शहर में, कोलकाता में। इन्हीं के शासनकाल में हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, जोधपुर, जयपुर, बूंदी, भरतपुर और पेशावर, ये ढेर सारे छोटे छोटे प्रोविंस के राजाओं ने क्या किया है, सिग्नेचर किया है सब्सिडरी अलायंस पे। किस पे हस्ताक्षर कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, सब्सिडरी अलायंस पे। किसने किसने किया, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, जोधपुर, जयपुर, बूंदी, भरतपुर और पेशावर, इन सभी राजाओं ने कर दिया है। ठीक, बात है। नाम क्या है इसका, लॉर्ड वेलेस्ली। टाइम पीरियड इनका क्या है, 1805 से, सॉरी 1798 यानी 1798 से 1805 तक। ये पांचवें इंपॉर्टेंट गवर्नर हैं। ठीक है, पांचवें इंपॉर्टेंट। पहले कौन, पहले तो गवर्नर ऑफ बंगाल था। ठीक है, अभी क्या है, अभी है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। दोस्तों ये समझना, पहले गवर्नर ऑफ बंगाल, अभी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही चल रहा है। समय अभी बदलेगा, हो जाता है ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अभी समय बदलेगा, अभी बदला नहीं है। तो पांच लोगों को हमने पढ़ लिया। इन पांचों का एक बार फिर से मैं आपको पहले तो नाम दिखा देता हूं, समझा देता हूं। एक का नाम है लॉर्ड क्लाइव बोलूं मैं चाहे रॉबर्ट क्लाइव बोलूं, एक ही मतलब है। इसका टाइम पीरियड है 1757 से, जरा अब सोच लो, अब तो आपको याद ही हो गया होगा, 60 तक, और 65 से 67। दूसरा वॉरेन हेस्टिंग्स, टाइम पीरियड 1772 से 1785 तक। तीसरा लॉर्ड कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस का टाइम 1785 से 1793 तक हो जाएगा। नेक्स्ट सर जॉन सोर, 1793 से लेके 1798 तक।
फिर उसी में आते हैं ऑकर्ड, क्लार्क, लेकिन कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली का टाइम पीरियड है 1798 से 1805। ठीक है, क्लियर इतनी बात? तो देख लीजिए यहाँ पे 1793 से, और ये 86 से 96 तक है, 93 तक है, याद रखना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 85 रखो चाहे 86 रखो, तो 86 आप रख लेना, क्योंकि 85 तक तो यह ठीक है। नेक्स्ट है सर जॉर्ज बार्लो। सर जॉर्ज बार्लो का टाइम पीरियड है 1805 से 1807 तक। ड्यूरिंग हिज टाइम ट्रिटी ऑफ राजपुर घाट। ठीक है, ये ध्यान देना एक बात, राजपुर लिखा है, राजापुर है ये ना, राजापुर, ध्यान देना। यहाँ पे जो आप लड़ाई देख रहे हो ना, ये सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1805 तक जो चलता है। ठीक है, तो 1805 तक तो ये है, ये 1805 तक चला, लेकिन वेलेस्ली के शासन काल में 1805 में ये लड़ाई समाप्त नहीं होता है। वो लड़ाई समाप्त होता है सर जॉर्ज बार्लो के टाइम में। और ट्रीटी कौन सी है? राजापुर की ट्रीटी। ये वही लड़ाई है जो 1803 से लेकर 1805 तक चल रही है, मराठा और अंग्रेजों के बीच। सिपॉय रिवॉल्यूशन इन वेल्लोर 1806 में सिपाहियों का इन्हीं के शासनकाल में वेल्लोर में विद्रोह होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है लॉर्ड मिंटो, 1807 से लेके 1813 तक, 1807 से 1813 तक मेरे प्यारे साथियों, उसको याद रखना है। इन्हीं के शासनकाल में ट्रिटी ऑफ अमृतसर हुई है, इसके द्वारा विद महाराजा रणजीत सिंह, जो 1809 में करते हैं। दूसरी बात यहाँ पे है सेकेंड चार्टर एक्ट वाज पास्ड 1813। कौन सा चार्टर एक्ट बेटा? सेकेंड चार्टर एक्ट। तो आप पूछोगे सर फर्स्ट वाला तो अभी तक कहीं नहीं आया, तो मैं बता सकती हूँ, चार्टर यानी राजलेख, चार्टर यानी राजलेख। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में चलाने के लिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में चलाने के लिए हर 20-20 साल, हर 20-20 साल पे क्या आता था? एक चार्टर एक्ट आता। एक चार्टर एक्ट आया था 1793 में, इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने नहीं कराया। 1793 में क्या आया था याद रखना, फर्स्ट चार्टर एक्ट आया था, फर्स्ट चार्टर एक्ट। और ये जो एक्ट है ना, मैंने आपको बताया कि सारे एक्ट का एक अलग सेशन लूंगा मैं, तो अभी फिलहाल इतना याद रखो कि 1793 में क्या आया था? फर्स्ट चार्टर एक्ट आया। इसमें 20 साल और जोड़ दो तो कितना टाइम हो जाएगा? 1813, 1813, 7 साल इधर 13 साल इधर, 20 साल बाद, तो 20 साल बाद सेकेंड चार्टर एक्ट लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में क्या होता है? पास हो। ठीक, आइए आगे। नेक्स्ट है मार्कस हेस्टिंग्स। ये दूसरे हेस्टिंग्स 1813 से 23 के बीच में है। इनके शासनकाल में एंग्लो नेपाल वॉर 1814 से लेके 1816 के बीच में होता है। क्या है ये? एंग्लो नेपाल वॉर। तो प्यारे बच्चों, जब मैं आपको वो पढ़ाऊंगा, सारे बैटल्स पढ़ाऊंगा, तो आपको ये सारी चीजें एक बार फिर से रिकॉल हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। इन दिस वॉर किंग ऑफ नेपाल सरेंडर्ड। इसी युद्ध में नेपाल के राजा ने आत्मसमर्पण कर दिया। 1816 में बाई ट्रिटी ऑफ संगोली। कौन सा ट्रिटी हो रहा है? ट्रिटी ऑफ संगोली। किसके किसके बीच हुआ? ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ और नेपाल के राजा के बीच में हुआ। ठीक है, कौन सा लड़ाई हुआ था? नेपाल वॉर हुआ था 1814 से 16 के बीच में। कौन सी ट्रीटी हुई है? ट्रीटी ऑफ संगोली हुई है 16 में, और इस लड़ाई का अंत हो गया। ठीक है, इसी इसी ट्रीटी के कारण वर्तमान समय में कभी कभी भारत और नेपाल के बीच में पानी को लेके एक विवाद छिड़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं काला पानी बाउंड्री, ब्लैक वाटर बाउंड्री का एक विवाद जो भारत देश में चलता आ रहा है। अभी न्यूज में भी कुछ समय पहले था, ये विवाद चल जाता है। ठीक है, फिलहाल आपको याद रखना है कि एंग्लो नेपाल वॉर जो कि 1814 से लेके
1816 तक चला है वो किसके किसके बीच है? ब्रिटिशर्स और नेपाल के बीच है। कौन सी ट्रीटी है? ट्रीटी ऑफ संगोली है यहाँ पे। और ये मार्क्वेस हेस्टिंग्स के बीच इस समय राजा है यहाँ का, यानी गवर्नर जनरल है बंगाल का। 1813 से 23 तक ये राज किया। नेक्स्ट हमने 4 एंग्लो मैसूर वॉर देखा, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या देखना है? तीसरा एंग्लो मराठा वॉर भी हो गया। एंग्लो मराठा वॉर की बात करें तो 3 ही होता है, लेकिन मैसूर वॉर 4। ये 1817 से लेके 1818 के बीच में हो रहा है। 1817 और 1818 में क्या हुआ है? थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होता है। और इसी वॉर के द्वारा पूरी तरीके से मराठा साम्राज्य का अंत कर दिया जाता है। साथ ही साथ इस युद्ध के बाद पेशवा नाम का जो पद होता है, जो मराठा लोग धारण करते हैं, पेशवा बाजीराव, पेशवा, बहुत सारे पेशवा, तो उस पेशवा के डेजिग्नेशन को क्या कर दिया अंग्रेजों ने? पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। He ended all the restrictions on the press. मार्क्वेस हेस्टिंग्स ने प्रेस यानी न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एक्सेट्रा जो भी प्रिंटिंग वाली चीजें थी, उन सब के ऊपर से रिस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंध हटा लिए थे, ठीक। तो अब हमने कितने लोगों को पढ़ लिया है, यहाँ पे एक बार रिकॉल कर लिया जाए। दोस्तों देखो कितने लोगों को जो इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट क्लाइव को पढ़ लिया हमने, ठीक। दूसरा वॉरेन हेस्टिंग्स को पढ़ लिया हमने, ठीक है। इन सब का समय आपको लिखना है। तीसरा कॉर्नवालिस को पढ़ लिया हमने। चौथा सर जॉन शोर को पढ़ लिया हमने, ठीक है। जॉन शोर को पढ़ लिया, जिनका टाइम पीरियड तो आप लोग को याद ही होगा, 98 तक। नेक्स्ट वेलेजली को पढ़ा 98 से 1805। सर जॉर्ज बार्लो को पढ़ा 1805 से 1807 तक। लॉर्ड मिंटो, ये फर्स्ट है, लॉर्ड मिंटो को पढ़ा 1807 से 1813 तक। नेक्स्ट 13 से 23 तक 10 साल तक मॉर्क्वेस हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ लिया, और यहाँ पे सारी डाउट समझ। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉर्ड विलियम एमहर्स्ट के बारे में। क्या नाम है इनका? लॉर्ड विलियम एमहर्स्ट नाम है, जो कि 1823 से लेके 1828 तक शासन कर रहे हैं। इनके शासन काल में अंग्रेजों की लड़ाई हुई बर्मा से। तो फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर 1824 से 26 के बीच में चलता है, और ये लड़ाई समाप्त हो जाती है। दिस वॉर वॉज एंडेड बाय ट्रिटी ऑफ यानड्यूब। तो यानड्यूब की संधि के द्वारा 1826 में ये लड़ाई समाप्त हो। क्लियर है इतनी बात? एक ही ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्या नाम? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। समय इनका 1828 दिख रहा है से लेके 1820 1833। इनका एक और नाम है, इसके नाम से जाने जाते हैं, सर विलियम बेंटिक कैवेंडिश। तो विलियम कैवेंडिश के नाम से ये पोएट्री भी किया करते। क्या? विलियम कैवेंडिश के नाम से पोएट्री भी किया करते थे। इन्हीं के शासन काल के समय, इन्हीं के टाइम पीरियड में थर्ड चार्टर एक्ट पास हुआ। दोस्तों अब देखो, आपने पढ़ा कि फर्स्ट वाला आया 1793 में, तो सेकेंड वाला 20 साल बाद आया 1813 में। नॉट सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट एंड थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 1833 का। क्यों इंपॉर्टेंट है आपको मैं बताऊं। थर्ड चार्टर एक्ट वाज पास्ड इन 1833। तीसरा चार्टर एक्ट पास हुआ है 1833 में, और इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया है, आओ बात करें। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, इस अधिनियम के द्वारा द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये याद रखना, पहले गवर्नर ऑफ बंगाल था, फिर 1773 में ये क्या बन गया था? गवर्नर
जनरल ऑफ बंगाल बन गया था। अब ये डेजिग्नेशन बच्चों बदल दिया गया और इसका नाम रखा गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कोई डाउट नहीं होना। According to this act, the designation of the Governor General of Bengal was changed into Governor General of India. अब ये लोग इंडिया के ऊपर पूरी तरीके से क्या कर चुके हैं, कब्जा कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सती प्रथा तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। किसी का हस्बैंड अगर डेथ कर जाए तो वहां पे क्या होता है, सती प्रथा होता है, पहले होता था। यानी उसकी बीवी क्या करती थी, उसकी बीवी को जिंदा जला दिया। तो सती सिस्टम वॉज अबोलिस्ड, यानी ऑफिशियली तो समाप्त कर दिया। ठीक है, सती सिस्टम वॉज अबोलिस्ड इन 1829 विद हेल्प ऑफ राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के द्वारा 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। गर्ल इन्फेंटिसाइड, गर्ल इन्फेंटिसाइड यानी कन्या शिशु हत्या। इन्फेंट मतलब शिशु, गर्ल मतलब लड़की, तो कन्या शिशु हत्या was also abolished in 1830. तो कन्या शिशु हत्या, गर्ल इन्फेंटिसाइड was also abolished in 1830. He appointed, he मतलब लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक अपॉइंटेड स्लीमैन, आदमी का नाम है स्लीमैन, टू एंड ठग सिस्टम। एक मूवी आई थी आपने देखा होगा, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, लोग ठगी बहुत तेजी से करते थे और ज्यादातर अंग्रेजों को लूटते थे इसमें। तो स्लीमैन एक रिटायर्ड कर्नल ऑफिसर को इसमें अपॉइंट किया गया, किस चीज के लिए, ठगी सिस्टम को समाप्त करने के लिए। लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, याद रखना यहां सबसे पहली बार है, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट वाज पास्ड इन 1835। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट को 1835 में पास किया, कब, 1835। याद रहेगा ये चीज। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहानी है अपने पास चार्ल्स मेटकाफ की। चार्ल्स मेटकाफ के लिए एक स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट कई कई बार एग्जाम में पूछा गया, मैंने देखा है। 1835 से लेके 1836 में आपको ये वाले सवाल में थोड़ा सा डाउट आ रहा होगा ना कि सर ये 1835 है और ये 1833 तक है। तो दोस्तों पास तो हो गया था, लागू ये 1835 में हुआ, ठीक है, इम्प्लीमेंट 1835 में होगा। ही इज कॉल्ड लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। लिबरेटर का मतलब क्या होता है यार दोस्तों, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। पूरी तरीके से मुक्ति मिल गई थी भारत के प्रेस को, पूरी तरीके से। तो चार्ल्स मेटकाफ को क्या कहा जाता है, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। देख रहे हो अच्छे, एक चीज नोटिस कर रहे हो, क्या पढ़ना होता है, जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, जब अपना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो बहुत सारी चीजें हमने इंडियन प्रेस को, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट, बहुत सारी चीजें, रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियम कानून, बहुत सारी चीजें हमने इन्हीं लोगों के द्वारा जो अधिनियम पारित किया गया था वहीं से हमने अपने संविधान में इसको एड ऑन किया है। अभी आगे और भी बहुत सारी चीजें आएंगी। तो हु इज कॉल्ड लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, द आंसर विल बी चार्ल्स मेटकाफ। और चार्ल्स मेटकाफ का टाइम रहता है 1835 से लेके 36 तक। एनी डाउट, नो डाउट सर। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है अपने पास लॉर्ड ऑकलैंड। क्या नाम है इनका, लॉर्ड ऑकलैंड। और टाइम पीरियड है 1836 से लेके 1842 तक। ये वो व्यक्ति हैं जिनके समय में पहला आंग्ल अफगान युद्ध होता है। तो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर 1838 से लेके 42 तक चलता है, अंग्रेज जीतते हैं इसको। जीटी रोड सुना है क्या, ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड
ट्रंक रोड, जिसको पहले क्या कहा जाता था, उत्तरा पथ के नाम से जाना जाता था मौर्य शासन में, और बाद में इसी का नाम बदल के क्या रख दिया गया है, सड़क ए आजम शेरशाह सूरी ने रखा, और यही नाम किस नाम से जाना गया, ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना। तो जीटी रोड वॉज रिपेयर्ड बाय लॉर्ड ऑकलैंड फ्रॉम दिल्ली टू कैलकाटा। वैसे ये रोड की लंबाई तो पाकिस्तान तक थी, बंगाल से लेके सोनार गांव से लेके पेशावर तक, लेकिन जीटी रोड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ दिल्ली से कलकत्ता तक क्या किया गया है, रिपेयर किया गया है 1839 में लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा। मेडिकल कॉलेज स्टैब्लिश किए गए हैं 2 प्रोविंसेस में। तो मेडिकल कॉलेजेस वर स्टैब्लिश्ड इन बॉम्बे एंड मद्रास। बंबई प्रोविंस में और मद्रास प्रोविंस में इनके द्वारा, इनके शासनकाल में 2 मेडिकल कॉलेज बंबई और मद्रास में स्टैब्लिश किए गए। स्टूडेंट्स कुड गो टू फॉरेन, यहाँ के छात्र विदेश जा सकते हैं, क्यों, फॉर एजुकेशन ऑफ मेडिकल ड्यूरिंग हिज टाइम। इसने अनुमति दे दी थी कि इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं, भारतीय मूल के या भारत के जो भी छात्र हैं, वो विदेश में मेडिकल चिकित्सा की पढ़ाई करने के लिए जा सकते हैं। अब विदेश में कहा, स्पेशली लोग फिर लंदन ही जाना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसका शासन था, तो वहां पे लोग इंडियंस को देखते भी, समझते भी कि अच्छा मेरे गुलाम वाले देश से है। नेक्स्ट आदमी का नाम है लॉर्ड एलन बरो। क्या नाम है, लॉर्ड एलन बरो। 1842 से 1844 तक इसने क्या शुरू किया, इरेडिकेशन ऑफ स्लेवरी वाज डन। स्लेवरी मतलब गुलामी, इरेडिकेशन का मतलब जड़ से समाप्त कर देना। तो इन्होंने क्या किया, इरेडिकेशन ऑफ स्लेवरी डन कर दिया, यानी गुलामी प्रथा को बहुत हद तक समाप्त कर दिया है। ये सारी चीजें ऑफिशियली तो हो रही हैं, अनऑफिशियली लेकिन होती रहती हैं कहीं ना कहीं। इतनी बातें समझ में आई, आइए नेक्स्ट पहुंचते हैं। नेक्स्ट है लॉर्ड हॉर्डिंग्स। लॉर्ड हॉर्डिंग्स 1844 से लेके 1848 तक, 1844 से 1848 तक ये रहता है। अब देखो सिखों के साथ भी लड़ाई शुरू हो चुकी। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845-46 में 2 ही लड़ाइयां इनकी होती है, ठीक है, 2 लड़ाई इनकी होगी, और इतने में ही सिख हार जाएंगे पूरी तरीके से अंग्रेजों का कब्जा। तो लॉर्ड हॉर्डिंग के टाइम में पहला एंग्लो सिख वॉर होता है, जो कि 1845 और 46 के बीच होता है, और ये जो लड़ाई समाप्त होती है, ये लाहौर की संधि, लाहौर की संधि के द्वारा 1846 में ये लड़ाई। छोटे छोटे बच्चों का, आदमियों का सेक्रीफाइस दिया जाता है, सेक्रीफाइस यानी वध कर दिया जाता है किसी चीज को, बारिश नहीं हो रही चलो किसी को काट दे मार। तो सेक्रीफाइसेस ऑफ मेन वाज बैंड, ठीक है, आदमियों का नर संहार या फिर नर बलि, नर बलि यहाँ पे क्या कर दिया गया, समाप्त, इसके द्वारा लॉर्ड हॉर्डिंग। अच्छा एक सवाल आपसे पूछता हूं, आप लोग अगर देख रहे हो तो बताना, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, पहला सवाल। दूसरा सवाल, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ सिविल सर्विस एंड पुलिस स्टेशन इन इंडिया, तीसरा सवाल। देखते हैं ये तीनों सवाल बेझिझक किसको आता है, आप लोग फटाफट से इसको कमेंट भी कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास आते हैं लॉर्ड डलहौजी साहब, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के बारे में हम लोग से पढ़ते हैं, फिर इस सेशन को समाप्त करेंगे, लेकिन पहले लॉर्ड डलहौजी ने बहुत सारा काम किया यहाँ पे, बहुत अच्छे ध्यान से इनको देखना। लॉर्ड डलहौजी का शासन काल है 1848 से लेके 1856 तक। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि ये कब तक थे, तो 1856 तक मानना आप लोग, ठीक है। 6 और 2 लगभग 8 साल। इनके शासनकाल में सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुआ, हो गया, कब हुआ, 1848 और 49 में।
1849 में सिख हार जाते हैं और पंजाब, जो पूरा पंजाब है, तो पंजाब वाज मर्ज्ड इन ब्रिटिश एम्पायर। पंजाब को कैप्चर कर लिया जाता है किसमें? ब्रिटिश एम्पायर में। साथ ही साथ सिखों के पास क्या था? कोहिनूर हीरा। तो कोहिनूर डायमंड वाज सेंट टू महारानी विक्टोरिया इन यूके, लंदन इन 1849। तो दूसरा एंग्लो सिख वॉर हुआ मेरे प्यारे साथियों 1848 से लेके 1849 के बीच में। पंजाब को मर्ज कर लिया गया ब्रिटिश एम्पायर में, कोहिनूर का हीरा ले लिया गया सिखों से और महारानी विक्टोरिया के पास 1849 में लंदन में भेज दिया गया, जो कि आज भी उनके क्राउन में लगा हुआ है। ठीक है, जो भी महारानी वहां की होती उनके क्राउन में लगा रहता। दूसरा एंग्लो बर्मा, बर्मा मतलब समझ रहे हो ना, म्यांमार। तो सेकेंड एंग्लो बर्मा वॉर 1851-52 वाज डन। बर्मा को भी उस समय ब्रिटिश हुकूमत में शामिल कर लिया गया था और बर्मा को डिफीट कर दिया। तो बर्मा वॉज एडेड इन ब्रिटिश एम्पायर। ही इंट्रोड्यूस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सवाल कई बार पूछा है कि किसने इंट्रोड्यूस किया। तो ही इंट्रोड्यूस्ड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इन 1848। ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या होता है? ये होता है राज्य हड़प नीति। क्या बोलते हैं इसको? राज्य हड़प नीति। ये राज्य को ही हड़प लेता था। कैसे हड़प लेता था समझना। समझो ढेर सारे प्रिंसली स्टेट्स हैं। ठीक है, ढेर सारे प्रिंसली स्टेट्स हैं। अच्छा, ये प्रिंसली स्टेट सर यहाँ पे आप बता दिए, ये क्या होता है प्रिंसली? प्रिंसली स्टेट को हिंदी में बोलते हैं देसी रियासत। देसी रियासत। अब देसी रियासत वो है जो सबने सब्सिडरी अलायंस के ऊपर हस्ताक्षर कर दिया था, सहायक संधि के ऊपर हस्ताक्षर किया। पहले तो ये हो गए। दूसरे वो लोग हो गए जिन छोटे छोटे राजाओं को ब्रिटिशर्स ने हरा तो दिया, लेकिन पूरी तरीके से उनके राज पर अधिकार नहीं कर। वहां का आज भी राजा कौन है? वही वहां का राजा है जो पहले था। तो ये तो है देसी रियासत। अब देसी रियासत में इन्होंने एक सिद्धांत लेके आए, एक पॉलिसी लेके आए जिसको बोला गया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसके तहत क्या है और समझते हैं। किसी भी राजा का अगर अपना बेटा नहीं होगा वारिस, अपना उत्तराधिकारी, किसी भी राजा का, जिस भी क्षेत्र में कोई राजा राज कर रहा है, उसका अपना बेटा या उत्तराधिकारी अगर नहीं है सगा, तो वो किसी दूसरे बेटे को गोद नहीं ले सकता। पहली बात। दूसरी बात, अब राजा सोचे कि मेरे छोटे भाई के बेटे को राजा बना देते हैं, मेरी बहन के बेटे को राजा बना देते हैं, मेरे चचेरे भाई को राजा बना देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। एकदम स्ट्रिक्ट कंडीशन, ऐसा नहीं होगा। अगर राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, अपना बेटा नहीं है, तो उस राजा का पूरा साम्राज्य ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया जाएगा। समय देख रहे हो कौन सा? 1856 वाला। इसी के शासन काल में क्या शुरू हो जाता है? शुरू कहानी होती इसी के शासन काल में 1857 वाला जो विद्रोह है, यही शुरू हुआ। तो बुगाहट जो है ना, आग यहीं पे लगती है। तो आओ देखते हैं कैसे। एज पर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, द किंगडम वुड लैप्स and would become part of British East India Company territory if the ruler of a kingdom died without male heir। अगर राजा मर जाता है और उसका कोई मेल आयर मतलब उत्तराधिकारी वारिस नहीं है, तो किसके अंडर में चला जाएगा? ये चला जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में। यहां तक बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं? चलिए, कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, तो कोई पॉइंट जैसे यहाँ पे तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा है तो आप उसको नोट कर लीजिए और डायरेक्ट मुझे मैसेज कर दीजिए। नेक्स्ट, थ्रू डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स many kingdoms were annexed which are given below। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के द्वारा बहुत सारे ऐसे किंगडम हैं जिनको क्या कर लिया गया, जिनको हड़प लिया गया। सबसे पहला किंगडम है सतारा, द किंगडम सतारा।
was the first kingdom to be annexed through doctrine of lapse in 1848. 1848 में सतारा पहला स्टेट बना, राज्य बना, राजघराना बना जिसको अंग्रेजों ने हड़प लिया। दूसरी बात करते हैं, द किंगडम ऑफ संभलपुर, यूपी में ही है संबलपुर ना, द किंगडम ऑफ संभलपुर अनेक्स्ड इन 1850, 1850 में। द किंगडम ऑफ उदयपुर was annexed by Dalhousie through the doctrine of lapse in 1852, 1852 में। The kingdom of Nagpur was annexed in 1853. The kingdom of Jhansi, झांसी की रानी Jhansi was annexed in 1854. The final annexation through the doctrine of lapse was Awadh, 1856 में। दोस्तों इसमें पहला तो आपको याद ही रखना है, आपको सारा याद रखना है, कोई भी मैं छोड़ नहीं सकता हूं, इसमें सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी लास्ट एग्जाम में मैंने देखा था 1852 का सवाल पूछा था कि कौन इसको 1852 में कौन से प्रोविंस को ले लिया गया था। ठीक है, तो याद रहेगा क्या ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स तक? आई होप कि आपको याद रहेगा। इसी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल को हम लोग आगे करेंगे नेक्स्ट वाले सेशन, तो इनका रिवीजन भी हो जाएगा और आपका काम भी। तो एक बार आप फिर से इसका नोट्स बना लीजिएगा और एक बार पढ़ लीजिएगा, कोई डाउट हो तो डायरेक्ट मुझे मैसेज करो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एंड थर्ड वीडियो में जिसमें हम लोग और भी बहुत सारी चीजें लॉर्ड डलहौजी के बारे में और 1857 की क्रांति को टच करेंगे, हालांकि उसका एक अलग चैप्टर मैं बनाऊंगा तो उसमें पढ़ा जाएगा। थैंक यू सो मच।